15वीं शताब्दी का वह दौर जब नागौर की गद्दी पर उठा संघर्ष पूरे क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करने लगा। यह तय होना था कि प्रभाव किसका रहेगा और अधीनता कौन स्वीकार करेगा। एक शर्त, एक वादा और फिर उसका टूटना, यहीं से घटनाओं की दिशा बदल गई। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं बल्कि रणनीति और शक्ति संतुलन की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1555 में नागौर के शासक फिरोज खान की मौत के बाद वहां की गद्दी की हालत अचानक बिगड़ गई। उसके जाते ही गद्दी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। फिरोज खान के भाई मुजाहिद खान ने मौका देखकर शम्स खान को हटाकर जबरन नागौर की गद्दी पर कब्जा कर लिया। इससे नागौर के अंदर हालात और खराब हो गए और शम्स खान के लिए वहां रहना सुरक्षित नहीं रहा। ऐसी हालत में शम्स खान ने नागौर छोड़ दिया और सीधे चित्तौड़ चला गया। उसका मकसद मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा से मदद लेना था, क्योंकि उस समय इलाके में महाराणा कुंभा की पकड़ मजबूत थी और वे आसपास के राज्यों के मामलों में दखल देने की ताकत रखते थे। चित्तौड़ पहुंचकर शम्स खान ने अपनी पूरी बात साफ साफ रखी और नागौर की गद्दी वापस लेने के लिए मदद मांगी। महाराणा कुंभा ने उसकी बात मान ली और साथ देने को तैयार हो गए, लेकिन यह मदद बिना शर्त नहीं थी। महाराणा कुंभा ने शर्त रखी कि शम्स खान नागौर के किले की दीवार का एक हिस्सा तुड़वाएगा। इससे यह साफ हो जाएगा कि वह मेवाड़ का असर मानता है। मतलब साफ था, नागौर मेवाड़ के प्रभाव में रहेगा और वहां का शासक महाराणा कुंभा की ऊपर की स्थिति मानेगा। फारसी इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने इस शर्त को पुराने बदले से जोड़ा है। उसका कहना था कि यह बात महाराणा मोकल और फिरोज खान की लड़ाई से जुड़ी थी, लेकिन उपलब्ध सबूत इस बात को सही नहीं मानते। मुजाहिद खान के नरेना अभिलेख में साफ लिखा है कि महाराणा मोकल जीते थे। इससे साफ होता है कि हार वाली बात सही नहीं है। इसीलिए यह शर्त किसी निजी बदले के कारण नहीं बल्कि राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए रखी गई थी। शर्त तय होने के बाद महाराणा कुंभा ने नागौर की तरफ सेना बढ़ाई। मेवाड़ की सेना के दबाव में मुजाहिद खान ठीक से मुकाबला नहीं कर पाया। कार्रवाई सफल रही और शम्स खान को फिर से नागौर की गद्दी पर बैठा दिया गया। इस दौरान मुजाहिद खान नागौर छोड़कर भाग गया और मालवा जाकर शरण ली। इस तरह नागौर में सत्ता बदल गई। शम्स खान फिर से शासक बना और नागौर की राजनीति पर मेवाड़ का असर साफ दिखने लगा। लेकिन नागौर की गद्दी पर दोबारा बैठने के बाद शम्स खान ने महाराणा कुंभा से एक बात रखी। उसने कहा कि अभी किले की दीवार न तुड़वाई जाए, क्योंकि महाराणा कुंभा के मेवाड़ लौटने के बाद उसकी हालत पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेगी। इसके अलावा शम्स खान ने यह डर भी जताया कि अगर किले की रक्षा तुरंत कमजोर कर दी गई तो उसके अपने सरदार और दरबारी उसे कमजोर समझकर उसकी जान भी ले सकते हैं। उसने यह भी कहा कि हालात संभलने के बाद वह खुद तय समय पर किले की दीवार तुड़वाने की शर्त पूरी कर देगा। यह सुनकर महाराणा कुंभा ने उसकी बात मान ली। उन्होंने तुरंत दीवार न तुड़वाने का फैसला किया और नागौर की गद्दी शम्स खान को सौंपकर मेवाड़ लौट गए। शुरुआत में यह व्यवस्था आपसी भरोसे पर टिकी थी, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चली। महाराणा कुंभा के लौटने के बाद शम्स खान ने किले का कोई भी हिस्सा तुड़वाने की इजाजत नहीं दी और पहले किया हुआ वादा टालता रहा। इसके बाद शम्स खान ने अपनी हालत मजबूत करने पर ध्यान दिया। उसने किले की सुरक्षा और मजबूत की, सैनिक बढ़ाए और आने वाले हमले को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कर दी। अब साफ हो गया कि वह महाराणा कुंभा का असर मानने को तैयार नहीं था। इन सब कामों से यह भी साफ दिखने लगा कि शम्स खान सीधे टक्कर की तैयारी कर रहा है। जब यह खबर महाराणा कुंभा तक पहुंची तो वे नाराज हो गए। उन्होंने इसे शर्त तोड़ना और भरोसा तोड़ना माना। इसके बाद महाराणा कुंभा ने फिर से नागौर की तरफ सेना बढ़ाने का फैसला किया। मेवाड़ की सेना आगे बढ़ी तो शम्स खान समझ गया कि वह सीधे मुकाबले में टिक नहीं पाएगा। इसीलिए उसने नागौर छोड़ दिया और अहमदाबाद चला गया ताकि वहां से और मदद मिल सके। नागौर से निकलते समय शम्स खान ने वहां की सेना एक बड़े अफसर के जिम्मे छोड़ दी ताकि किले की रक्षा चलती रहे। इसके बाद अहमदाबाद पहुंचने पर कुतुबुद्दीन अहमद ने शम्स खान का अच्छा स्वागत किया। उसने उसके साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दी। साथ ही
गुजरात की तरफ से सैन्य मदद का इंतजाम किया गया। कुतुबुद्दीन अहमद ने मलिक गदाई और राजा रणचंद्र की अगुवाई में एक सेना नागौर की मदद के लिए भेजी ताकि मेवाड़ की सेना को रोका जा सके। लेकिन यह कोशिश सफल नहीं हुई, क्योंकि नागौर की सेना और अहमदाबाद से आई गुजरात की मिलीजुली सेना मेवाड़ की ताकत के सामने टिक नहीं पाई। दोनों की मिली हुई ताकत टूट गई और आखिर में पूरी सेना हार गई। इस हार के बाद शम्स खान की हालत और कमजोर हो गई और नागौर का संकट और बढ़ गया। संयुक्त सेना की हार के बाद महाराणा कुंभा ने नागौर के किले पर पूरा कब्जा कर लिया। किला अपने हाथ में लेते ही महाराणा कुंभा ने वहां की मुख्य बुर्जियां गिराने का आदेश दिया ताकि आगे चलकर नागौर फिर से मजबूत किले के रूप में खड़ा न हो सके। इसके साथ ही किले में रखा खजाना भी अपने कब्जे में ले लिया गया। इससे नागौर की आर्थिक ताकत खत्म हो गई और मेवाड़ की हालत और मजबूत हो गई। इस कार्रवाई से साफ हो गया कि नागौर अब अपने दम पर ताकत दिखाने की स्थिति में नहीं रहा। फारसी ग्रंथ जफर उल वलिया में लिखा है कि इस लड़ाई में बड़ी संख्या में मुसलमान मारे गए और कई लोगों को पकड़ भी लिया गया। हालांकि ऐसे विवरणों को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। हालांकि इन बातों को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है, फिर भी इतना साफ है कि नागौर की सेना और प्रशासन को भारी नुकसान हुआ। इसी अभियान में नागौर शहर के साथ साथ उसके पास का सपादलक्ष इलाका भी महाराणा कुंभा के कब्जे में आ गया। इससे मेवाड़ की सीमा और असर दोनों बढ़ गए। लेकिन यह कब्जा ज्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि बाद में सपादलक्ष उस शासक को लौटा दिया गया जिसने महाराणा कुंभा की अधीनता मान ली थी। लगता है यह कदम हालात को संतुलित रखने और तुरंत टकराव से बचने के लिए उठाया गया था। इस तरह नागौर का मामला सिर्फ लड़ाई जीतने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके बाद इलाके की पकड़ और शर्तों के जरिए नई राजनीतिक स्थिति बन गई। जब नागौर की इस बड़ी तबाही की खबर कुतुबुद्दीन अहमद तक पहुंची तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने इसे अपनी इज्जत और असर पर सीधी चुनौती माना और नागौर में हुए नुकसान का बदला लेने का फैसला किया। इसी मकसद से उसने महाराणा कुंभा के खिलाफ एक और सैन्य अभियान की तैयारी की और खुद सेना लेकर आगे बढ़ा। जब कुतुबुद्दीन अहमद आबू के पास पहुंचा तो वहां के देवड़ा सरदार उससे मिलने आए। उन्होंने आबू वापस दिलाने के लिए मदद मांगी, क्योंकि इस इलाके पर पहले ही महाराणा कुंभा ने कब्जा कर लिया था। उनकी बात मानते हुए कुतुबुद्दीन अहमद ने आबू के किले पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसने मलिक शाबान इमादुल मुल्क को किले पर हमला करने का आदेश दिया और खुद अपनी सेना लेकर सिरोही की तरफ बढ़ गया। सिरोही पहुंचकर कुतुबुद्दीन अहमद ने वहां के शासक के खिलाफ लड़ाई की और उसे हरा दिया। इस तरह नागौर की घटना के बाद लड़ाई का दायरा मेवाड़ से बाहर निकलकर आबू और सिरोही तक फैल गया। इससे पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में हालात और ज्यादा बिगड़ गए। जब कुतुबुद्दीन अहमद सिरोही में था, तभी उसे खबर मिली कि आबू की तरफ भेजी गई उसकी सेना हार गई है और अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई। यह खबर उसके लिए बड़ा झटका थी, क्योंकि आबू पर कब्जा करना पूरे अभियान का अहम हिस्सा था। हालात देखकर उसने तुरंत फैसला लिया और मलिक शाबान इमादुल मुल्क को आबू से वापस बुला लिया। इस तरह वहां की कार्रवाई खत्म कर दी गई। आबू में नाकामी के बाद उसने तरीका बदल दिया। अब उसने सीधे किलों पर कब्जा करने के बजाय दबाव और तबाही की राह अपनाई। इसी के तहत उसने अपनी टुकड़ियां घोड़ावाड़ इलाके में भेजीं और वहां नुकसान पहुंचाने के आदेश दिए। उस इलाके को उजाड़ा गया और मंदिर तोड़े गए ताकि मेवाड़ के कब्जे वाले इलाकों को कमजोर किया जा सके और महाराणा कुंभा पर दबाव बनाया जा सके। इसके बाद कुतुबुद्दीन अहमद अपनी सेना के साथ कुंभलगढ़ के पास पहुंचा। कुंभलगढ़ की जगह और उसकी मजबूत दीवारें देखकर साफ था कि किले पर सीधा कब्जा करना आसान नहीं होगा। जब उसकी सेना कुंभलगढ़ पहुंची, तब महाराणा कुंभा ने सिर्फ किले के अंदर रहकर बचाव करने के बजाय खुद आगे बढ़ने का फैसला किया। वे किले से बाहर निकले और अपनी सेना के साथ सामने से हमला किया। इस भिड़ंत में मेवाड़ की सेना ने जमकर मुकाबला किया। गुजरात की सेना को मनचाही सफलता नहीं मिली और कुंभलगढ़ पर कब्जा करने की कोशिश नाकाम रही। इसके बाद वह न तो किले को घेर सका और न ही कोई साफ जीत हासिल कर पाया। हालात उसके खिलाफ होते गए, इसलिए आखिर में उसे पीछे हटना पड़ा। इस तरह यह पूरा अभियान बिना किसी खास नतीजे के खत्म हो गया।
फारसी इतिहास की किताबों में इस घटना को अलग तरीके से लिखा गया है। वहां यह बताया गया है कि महाराणा कुंभा ने खुद समझौते की पहल की थी और कुतुबुद्दीन अहमद को नकद पैसा और गहने देने की बात कही थी। इसके अलावा जफर उल वलिया में यह भी लिखा है कि महाराणा कुंभा ने कुतुबुद्दीन अहमद को कर देने की बात मानी और नागौर में हुए नुकसान के बदले 10,000 अशर्फियां दीं। लेकिन ये बातें घटनाओं से मेल नहीं खातीं। जो हालात सामने आते हैं उनसे साफ है कि इस पूरे अभियान में कुतुबुद्दीन अहमद अपने बड़े मकसद पूरे नहीं कर सका। वह न कुंभलगढ़ पर कब्जा कर पाया, न महाराणा कुंभा को हरा पाया और न ही कोई स्थायी फायदा ले सका। इस तरह हकीकत में यह पूरा अभियान उसके लिए बेनतीजा रहा और उसकी सारी कोशिशें सफल नहीं हो पाईं। इसी दौरान महमूद खिलजी मंडलगढ़ के किले पर सीधे और पक्का कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन बार बार के हमलों और दबाव के जरिए उसने रणथंभौर के आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ धीरे धीरे मजबूत कर ली। रणथंभौर और हाड़ौती जैसे अहम इलाकों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए उसके लिए जरूरी था कि ऊपर माल भी उसके हाथ में आए, क्योंकि यही इलाका मेवाड़, हाड़ौती और मालवा के बीच जुड़ाव का काम करता था। ऊपर माल में स्थित मंडलगढ़ का किला पूरे इलाके में बहुत अहम माना जाता था, इसलिए महमूद खिलजी ने उसे अपने राज्य में मिलाने की कोशिश की। इसी मकसद से 26 दिसंबर सन 1456 को महमूद खिलजी मेवाड़ के खिलाफ अभियान पर निकला और जल्द ही मंडलगढ़ के पास पहुंच गया। मंडलगढ़ पहुंचने के बाद उसने किले के चारों तरफ की बड़ी पहाड़ियों को खुद जाकर देखा, ताकि जगह की हालत और किले की रक्षा को ठीक से समझ सके। जांच के बाद उसने पश्चिम वाली पहाड़ी को अपना मुख्य डेरा बनाया, क्योंकि वहां से किले पर दबाव डालना आसान था। इसके बाद महमूद खिलजी ने आसपास का जंगल साफ कराने का आदेश दिया, ताकि उसकी सेना को आने जाने, सामान लाने और लड़ाई चलाने में कोई रुकावट न हो। साथ ही उसने राजपूतों से टक्कर की आशंका को देखते हुए वहां काफी सैनिक तैनात कर दिए। उसकी तैयारी का मकसद किले को चारों तरफ से घेरना और अंदर के लोगों को बाहर से मिलने वाली मदद से काट देना था। हालांकि मंडलगढ़ के रक्षक कई बार किले से बाहर निकलकर लड़े और घेरा तोड़ने की कोशिश की, फिर भी महमूद खिलजी की सेना ने आखिरकार किले को पूरी तरह घेर लिया। इसके अलावा किले के आसपास की पहाड़ियों पर पत्थर फेंकने वाले बड़े हथियार लगा दिए गए और वहां से लगातार वार होने लगे। इन हमलों से किले की दीवारों को नुकसान पहुंचा, लेकिन राजपूत रक्षकों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने टूटी दीवारों को तुरंत ठीक किया और रक्षा जारी रखी। फिर भी लंबी घेराबंदी और लगातार हमलों के दबाव में महमूद खिलजी को कुछ बढ़त मिल गई। वह बाहरी दीवार में सेंध लगाने में कामयाब हो गया। इस हालत में अंदर मौजूद रक्षकों के लिए बाहरी हिस्से को संभालना मुश्किल हो गया। आखिर में उन्हें बाहरी किला छोड़कर अंदर वाले किले में जाना पड़ा। इससे मंडलगढ़ की लड़ाई और ज्यादा तीखी और निर्णायक दौर में पहुंच गई। इसके बाद उन बड़े पत्थर फेंकने वाले हथियारों के लगातार वार से मंडलगढ़ के अंदर बने पानी के टांकों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इससे किले में पानी जमा रखने की व्यवस्था बिगड़ गई। साथ ही बाहरी दीवारों के चारों तरफ बनी खाई को भी धीरे धीरे भर दिया गया, जिससे किले की प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर पड़ने लगी। लंबे समय तक चले इस घेरे में यह तरीका असरदार साबित हुआ। किले के अंदर मौजूद सेना को पानी की कमी झेलनी पड़ी और उनकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। पानी की कमी और लगातार दबाव के कारण आखिर में रक्षकों ने तय किया कि अब सिर्फ अंदर वाले हिस्से में रहकर बचाव करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अंदर से बाहर निकलकर आखिरी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। यह लड़ाई बहुत कड़ी थी। किले के ज्यादातर रक्षक मारे गए और बाकी ताकत भी टूट गई। इस तरह 23 अक्टूबर सन 1457 को मंडलगढ़ का किला महमूद खिलजी के कब्जे में चला गया। किला अपने हाथ में लेने के बाद महमूद खिलजी वहां करीब 20 दिन रुका। इस दौरान उसने किले और आसपास के इलाके की व्यवस्था अपने हिसाब से बदलने पर ध्यान दिया, ताकि वहां उसकी पकड़ बनी रहे। इसी समय किले में बने मंदिर को गिरा दिया गया और उसकी जगह मस्जिद बनवाई गई, ताकि नए राज्य की मौजूदगी साफ दिखे। ये सब काम पूरे करने के बाद महमूद खिलजी ने आगे की तैयारी शुरू की और चित्तौड़ की तरफ बढ़ने का फैसला किया। साथ ही उसने अपनी सेना को अलग अलग दिशाओं में भेजा, ताकि मेवाड़ पर हर तरफ से दबाव बनाया जा सके।
उसने अपने बेटे ग्यासुद्दीन और फिदाई खान की अगुवाई में सेनाएं कुंभलगढ़ और बूंदी की ओर भेजीं ताकि एक साथ कई जगह टक्कर दी जा सके। दूसरी तरफ उस समय महाराणा कुंभा गुजरात के शासक के साथ चल रही लड़ाई में उलझे हुए थे। इस वजह से वे मंडलगढ़ पर तुरंत ध्यान नहीं दे पाए और वहां फौरन मदद भेजना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन यह हालत ज्यादा दिन नहीं चली। कुछ ही समय बाद महाराणा कुंभा ने ठीक तरह से तैयारी की और मंडलगढ़ के किले पर फिर से कब्जा कर लिया। इस तरह महमूद खिलजी का वहां का नियंत्रण ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। जब महाराणा कुंभा ने मंडलगढ़ पर फिर से कब्जा कर लिया तो यह बात महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन अहमद दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गई। दोनों पहले से ही महाराणा कुंभा के खिलाफ थे और मेवाड़ की बढ़ती ताकत को अपने लिए खतरा मानते थे। मंडलगढ़ वापस मिलने से साफ हो गया कि महाराणा कुंभा सिर्फ बचाव ही नहीं, मौका मिलने पर सीधा और कड़ा हमला भी कर सकते हैं। इसी वजह से महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन अहमद ने अपने मतभेद अलग रखकर महाराणा कुंभा के खिलाफ मिलकर खड़े होने का फैसला किया। दोनों के बीच इलाके बांटने को लेकर साफ समझौता हुआ। तय हुआ कि घोड़वाड़ और मेवाड़ के दक्षिण पश्चिम हिस्से, जो गुजरात की सीमा से लगते थे और जिनमें चित्तौड़ भी शामिल था, कुतुबुद्दीन अहमद के हिस्से माने जाएंगे। वहीं मध्य मेवाड़, अजमेर, ऊपरमाल और हाड़ौती जैसे इलाके महमूद खिलजी के हिस्से में आने थे। इस योजना का मकसद मेवाड़ को चारों तरफ से दबाव में लाना, उसकी ताकत बांटना और महाराणा कुंभा को एक साथ कई मोर्चों पर उलझाना था। योजना के मुताबिक कुतुबुद्दीन अहमद ने पहल की और सन 1457 में आबू पर हमला किया, लेकिन इस हमले के बाद भी वह आबू पर कब्जा नहीं कर पाया और वहां महाराणा कुंभा की ही पकड़ बनी रही। इस बात की पुष्टि 1458 के 14 अभिलेखों से भी होती है, जिनमें साफ लिखा है कि उस इलाके के शासक महाराणा कुंभा ही थे। इसका मतलब यह है कि हमले के बावजूद कुतुबुद्दीन अहमद आबू पर अपना नियंत्रण नहीं जमा सका। आबू में कामयाबी न मिलने के बाद कुतुबुद्दीन अहमद ने अपनी सेना सिरोही की ओर मोड़ दी, जहां उसने लूटपाट करवाई और इलाके में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की। सिरोही में कार्रवाई के बाद गुजरात की सेना आगे बढ़ती हुई कुंभलगढ़ की तरफ चली। कुंभलगढ़ मेवाड़ की रक्षा का बड़ा केंद्र था, इसलिए वहां दबाव बनाना अहम माना जा रहा था। इसी बीच महाराणा कुंभा की हालत थोड़ी मुश्किल हो गई। वे पहले महमूद खिलजी से सामना करने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मालवा की तरफ से भी हमले का खतरा था। लेकिन जब खबर मिली कि कुतुबुद्दीन अहमद तेजी से बढ़ते हुए कुंभलगढ़ के पास पहुंच चुका है, तो महाराणा कुंभा ने तुरंत अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने तय किया कि पहले गुजरात की सेना से टक्कर ली जाए, ताकि मेवाड़ के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्से सुरक्षित रहें। इसी फैसले के साथ महाराणा कुंभा आगे बढ़े और अगले संघर्ष के लिए तैयार हो गए। इस लड़ाई को लेकर फारसी इतिहासकारों की राय एक जैसी नहीं है। अलग अलग किताबों में इसे अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन जो बातें सामने आती हैं उनसे साफ है कि इस बार भी कुतुबुद्दीन अहमद महाराणा कुंभा को हरा नहीं सका। लड़ाई का नतीजा मेवाड़ के खिलाफ साफ तौर पर नहीं गया और कुतुबुद्दीन अहमद अपने बड़े मकसद पूरे नहीं कर पाया। कुछ फारसी किताबों में लिखा है कि महाराणा कुंभा ने बहुत सारा सोना देकर समझौता कर लिया और लड़ाई टाल दी, लेकिन हालात और आगे की घटनाएं इस बात को सही नहीं ठहराती। अगर सच में ऐसा समझौता हुआ होता तो उसके तुरंत बाद महाराणा कुंभा इस तरह से आक्रामक कदम नहीं उठाते। असल में सन 1458 में महाराणा कुंभा ने खुद नागौर पर हमला किया। इस अभियान में महाराणा कुंभा ने सीधी टक्कर दी और नागौर में कड़ी मार की। वहां लूट भी हुई। इससे साफ दिख गया कि मेवाड़ किसी तरह की अधीनता या कमजोर समझौता मानने को तैयार नहीं था और महाराणा कुंभा की सेना पूरी तरह सक्रिय थी। जब नागौर की हार की खबर अहमदाबाद पहुंची, तब कुतुबुद्दीन अहमद ऐश में लगा हुआ था। इसी वजह से वह तुरंत जवाब नहीं दे सका और उसे लड़ाई की तैयारी करने में करीब 1 महीना लग गया। इस देरी से उसकी हालत और कमजोर हो गई, क्योंकि इस बीच मेवाड़ की सेना आगे बढ़त बनाए रख सकी। तैयारी के बाद जब गुजरात की सेना कुंभलगढ़ की ओर बढ़ी, तब भी हालात उसके पक्ष में नहीं थे। किले के पास पहुंचते ही साफ हो गया कि कुंभलगढ़ बहुत मजबूत है और उसे जीतना आसान नहीं होगा। इस आकलन के बाद उसने किले पर सीधा हमला करने का खतरा नहीं उठाया और सिर्फ आसपास के इलाकों में लूट तक अपनी कार्रवाई सीमित रखी। जफर उल वलिया में लिखा है
कि महाराणा कुंभा ने सरखेज के शिविर में दूत भेजकर माफी मांगी थी, लेकिन यह बात घटनाओं से मेल नहीं खाती। अगर सच में ऐसा हुआ होता तो उसके बाद नागौर पर हमला और लगातार सैन्य कदम उठाना संभव नहीं होता। असल में इस पूरे अभियान में कुतुबुद्दीन अहमद को जो मिला वह सिर्फ आसपास के इलाकों से लूटा गया धन, सामान और पशु ही थे। इसके अलावा वह कोई पक्का राजनीतिक या सैन्य फायदा हासिल नहीं कर पाया। इसके बाद महमूद खिलजी ने सन 1450 में कुंभलगढ़ पर कब्जा करने की एक और कोशिश की। इस काम के लिए उसने अपने बेटे गयासुद्दीन को बड़ी और तैयार सेना के साथ भेजा ताकि मेवाड़ के इस बड़े किले को तोड़ा जा सके। सेना ने किले के आसपास दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही साफ हो गया कि कुंभलगढ़ की जगह और उसकी मजबूत दीवारों के कारण उसे जल्दी जीतना आसान नहीं है। लंबी लड़ाई की आशंका और कम बढ़त को देखते हुए गयासुद्दीन ने आगे बढ़ने की कोशिश छोड़ दी और आखिर में मालवा की सेना मांडू वापस लौट गई। इस तरह यह अभियान भी बिना किसी खास नतीजे के खत्म हो गया। इसके कुछ साल बाद सन 1467 में महमूद खिलजी ने मेवाड़ के जावर इलाके पर हमला किया। यह इलाका पैसे और खान के काम के लिए अहम था, इसलिए उसकी नजर वहां पर थी। हमले के दौरान जावर के मंदिर तोड़े गए और इलाके में डर और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन यह हमला ज्यादा फायदा नहीं दे सका क्योंकि महाराणा कुंभा ने जल्दी जवाब दिया और अपनी सेना के बल पर महमूद खिलजी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस तरह जावर पर मालवा का पक्का कब्जा नहीं हो सका। असल में सन 1459 के बाद महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन अहमद की तरफ से मेवाड़ पर हमलों का दबाव धीरे धीरे कम होने लगा। इस दौर के बाद कोई बड़ा और साफ नतीजे वाला युद्ध नहीं हुआ। इससे लगता है कि बार बार की नाकामी और कम फायदे ने महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन अहमद की सीधी टक्कर वाली नीति को कुछ हद तक कमजोर कर दिया था। फिर भी इलाके का टकराव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। बड़े युद्ध नहीं हुए, लेकिन महमूद खिलजी कुछ सीमावर्ती और अहम इलाकों में अपना असर बढ़ाने में कामयाब रहा। उसने रणथंभौर, नैनवा, टोड़ा और टोंक जैसे इलाकों पर कब्जा जमा लिया, जिससे वहां उसकी मौजूदगी बनी रही। इस तरह मेवाड़ के खिलाफ बड़े हमलों की जगह अब छोटे और इलाके तक सीमित कदम ज्यादा नजर आने लगे। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो राजा सूरजमल के दिल्ली अधिकार की गूंज को महसूस कीजिए, पुरंदर की घेराबंदी को समझिए और रानी कर्णावती के गढ़वाल संघर्ष की कहानी जानना शुरू कीजिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।